दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचार और सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है कि कानून संप्रभु का आदेश है। उत्तर है ऑस्टिन। दोस्तों ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। तो ये कथन हीगल का है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। वो युद्ध को हितकर मानता है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन बेंथम का है। याद रखिएगा, जेरमी बेंथम का कहना है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो उत्तर है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। वो प्रत्येक कानून या विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है कानून की ये परिभाषा अरस्तु द्वारा दी गई है कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यानी यह ईश्वर और विवेक की विशुद्ध वाणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप जानते हैं जेरमी बेंथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है ए.वी. डायसी को। दोस्तों ए.वी. डायसी ने विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना का निरूपण किया है। अगला प्रश्न है, डायसी ने किस विचारधारा या किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो उत्तर है विधि के शासन की श्रेष्ठ व्याख्या डायसी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है, जो कहते हैं कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? तो उत्तर है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण संबंधी विचार ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में किया है, लेकिन ये व्याख्या उनका त्रुटिपूर्ण है और मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या शक्ति पृथक्करण के आधार पर की है, जबकि जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण के विचार पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है मानव स्थापित विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ और शक्तियों का पृथक्करण में कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? तो उत्तर है संविधानवाद। दोस्तों संविधानवाद संविधान आधारित व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होती है, तो इसको सीमित शासन भी कहा जाता है। तो दोस्तों विधि के शासन के निकटतम जो है वो संविधानवाद संबंधित है।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से टॉमस एक्विनास, सिसरो तथा वर्क में से कौन संबंधित है? तो उत्तर है सिसरो। सिसरो राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल या रोमन संप्रदाय से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उत्तर है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत बदले के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें आंख के बदले आंख और खून के बदले खून की मान्यता की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये लॉक का कथन है। उसने कहा है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु है, ये कथन किसका है? तो ये J.S. मिल का कथन है, जो कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर संप्रभु है। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये कथन जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। कानून की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये डिग्वी द्वारा दी गई परिभाषा है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है वो ये है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? तो उत्तर है क्रैब। दोस्तों, क्रैब का कथन है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। यही प्रश्न दूसरे तरह से पूछा गया है कि यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है, ये कथन किसका है? तो ये क्रैब द्वारा दिया गया परिभाषा है। अगला प्रश्न है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये किसका मत है? तो एक विचारक हैं डिग्विट। डिग्विट का कहना है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून की परिभाषा देते हुए किस विचारक ने कहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है? तो ये परिभाषा सालमंड के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, सालमंड द्वारा कानून को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, क्योंकि राज्य का कार्य अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक ही नहीं बल्कि लोगों के सामाजिक हित और उनके कल्याण तक भी विस्तृत हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने द रिपब्लिक, द लाज, स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स पुस्तकों में किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो उत्तर है प्लेटो की कृति है द लाज, जिसमें उसने मिश्रित संविधान की अवधारणा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दितांत का अर्थ क्या है? तो दितांत जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है तनाव शिथिल या तनाव का कमजोर होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित में कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो मौलिक सिद्धांतों से असहमति जो है ये राजनीतिक दलों का तत्व नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं और उसमें उसके सदस्यों में सहमति होती है। अगला प्रश्न है, एक सबके लिए और सब एक के लिए ये सूत्र किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का फार्मूला है कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तथ्यों के अध्ययन पर बल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो प्रभाव को देखा जा सकता है, ये प्रभाव की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्विदल पद्धति का एक लाभ क्या नहीं है। तो देखिए, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण ये द्विदलीय पद्धति का लाभ नहीं है, क्योंकि निर्वाचक की जो पसंद है वो सीमित हो जाती है द्विदलीय पद्धति में। केवल 2 दलों में से ही उसे अपने कैंडिडेट या प्रतिनिधि को चुनना पड़ता है। तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण ये द्विदलीय पद्धति का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। तो भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी और विचारक अरविंद घोष का कहना है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। और आप जान लीजिए कि अरविंद घोष द्वारा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की संकल्पना विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। दोस्तों, तिलक के अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक अवधारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने की है। तो याद रखिएगा, ये टिप्पणी लीकाक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीगल और ग्रीन किस विचार पर सहमत नहीं हैं। तो देखिए, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में तथा व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं। हालांकि दोनों ही आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल जहां युद्ध का पक्ष पोषण करते हैं, वहीं ग्रीन युद्ध को हानिकारक मानते हैं। और देखिए, राज्य के विरोध के विषय में हीगल का मानना है कि व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता है और सब कुछ राज्य में ही समाहित है। व्यक्ति राज्य के समक्ष व्यक्ति का समर्पण कर दिया जाता है हीगल के विचारों में, जबकि ग्रीन के विचारों में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीगल ने नागरिक समाज को किस रूप में देखा है। तो सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। याद रखिएगा, हीगल ने नागरिक समाज को सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। तो ये एन पार्किंसन या नार्थियोट पार्किंसन का विचार है। और ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये लोक प्रशासन के से संबंधित ये प्रश्न है। और कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, ये नार्थियोट पार्किंसन का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसी व्हीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास या पतन का अर्थ क्या है। तो याद कर लीजिए कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्ति में उतार हुआ है या उसकी शक्ति में कमी आई है। आप जान लीजिए कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। और केसी व्हीयर ने जो व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का विचार दिया है उसका अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, मिलेट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, ये किसने कहा है। तो ये मुनरो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये कथन किसका है। तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कथन है कि 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, ये कथन किसका है। तो ये हीगल का कथन है। हीगल युद्ध को अवश्यंभावी और राष्ट्र प्रेम के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था, किसके द्वारा।
तो याद रखिए जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये कथन किसका है? तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है, जो राजनीतिक दल की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। अगला प्रश्न है, एक विचारक हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। दोस्तों बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो उत्तर है एक कल्पित समुदाय के रूप में बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की विशेषता बताई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो उत्तर है पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसका अभिमत है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है? ये किस विचारक से संबंधित है? तो ये कथन मार्क्स का है, जो कहता है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है या इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है? ये कथन किसका है? तो ये माइकल पैरेटो का कथन है। पैरेटो, विल्फ्रेडो पैरेटो का कथन है दोस्तों कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये कथन किसका है? तो ये विल्फ्रेडो पैरेटो का कथन है। पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स ये सभी अभिजनवादी विचारक हैं और ये पैरेटो का कथन है, जो कहता है इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो ये हैं मार्गेनथाउ। हैंस जे मार्गेनथाउ राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? तो उत्तर है हैंस जे मार्गेनथाउ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवाद का समर्थन प्लेटो, लास्की, मार्क्स और गार्नर में किसने किया है? तो आप जान लीजिए लास्की ने एकलवादी संप्रभुता का विरोध करते हुए बहुलवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, बेब, लिंडसे, क्रैब और हीगल में से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो याद रखिएगा हीगल ने दोस्तों बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की एक परिभाषा है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता या सिटीजनशिप की ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों याद रखिएगा विलियम बायड द्वारा नागरिकता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ये किसका विचार है? तो ये बेंथम का विचार है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत दिया है। लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का सिद्धांत दिया है और मिल ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। और आप जान लीजिए कि मिल भी उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन बेंथम के विपरीत मिल उपयोगितावाद को नैतिक आधार देता है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करने से संबंधित है। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात की। थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। मैकियावेली सीजेर बोर्गिया के राज्य शिल्प से संबंधित हैं और मार्क्स आप जानते हैं ये वर्ग संघर्ष के विचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, यानी पावर करप्ट्स, और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये कथन किसका है? ये लॉर्ड एक्टन का कथन है।
की शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व क्या है? तो द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, ये निम्न तनाव शैथिल्य के निर्धारक तत्वों में शामिल हैं। सही कथन क्या है राजनीतिक संस्कृति के संबंध में? तो आप जान लीजिए कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग, और दोस्तों जो सामान्य संस्कृति है उसका दायरा बहुत ही व्यापक है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, आनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं में कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है? तो उत्तर है व्यक्तिपरक हित। दोस्तों देखिए, राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं शामिल हैं, व्यक्तिपरक हित इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है राजनीतिक मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां यानी दृष्टिकोण, ये राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण कौन हैं? तो याद रखिएगा, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में सही क्या है? तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है। दोस्तों राजनीतिक सामाजीकरण कभी समाप्त नहीं होती और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है क्या? दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर या जो कारक हैं वो क्या हैं? तो देखिए, डेविड स्टन द्वारा जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस मॉडल दिया गया है उसमें मांग, समर्थन और पुनर्निवेश, ये तीनों ही मुख्य चर हैं डेविड स्टन के आगत निर्गत मॉडल के। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो ये आमंड और पावेल द्वारा राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास, जॉर्ज सेबाइन और नॉर्मन जैकबसन में कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? तो उत्तर है लियो स्ट्रास दोस्तों राजनीति विज्ञान के दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक हैं। अगला प्रश्न है, गुट तंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का प्रतिपादन किसने किया है? रॉबर्ट मिचेल्स ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट मिचेल्स या माइकेल्स ने गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है या मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये रैमजे मेयर का कथन है। अगला प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं, ये कथन किसका है? तो ये लॉरेंस का कथन है। अगला प्रश्न है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, ये कथन किसका है? तो ये नॉर्थियोट पार्किंसन का कथन है कि उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर कौन है? तो ये एक जर्मन राजनीति विज्ञानी और समाजशास्त्री हैं। इन्हें नौकरशाही का प्रथम व्याख्याकार समझा जाता है। इन्होंने बहुत ही विस्तार और तार्किक ढंग से नौकरशाही का अध्ययन किया है।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो उत्तर है मैक्स वेबर ने। दोस्तों, जब शक्ति में औचित्यपूर्णता शामिल हो जाती है तो वो सत्ता होती है, और ये कथन कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये मैक्स वेबर का कथन है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित हैं, एडमंड बर्क रूढ़िवाद से संबंधित हैं, रॉबर्ट नोजिक इच्छा स्वतंत्रवाद से, जेरमी बेंथम का संबंध आप जानते हैं उपयोगितावाद से है, और अल्साइदर मैकिंटायर का संबंध समुदायवाद से है। अगला प्रश्न है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो उत्तर है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने परंपरागत, कानूनी और तार्किक सत्ता का जो है बृहद विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता में से कौन एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो आप जान लीजिए कि राजनीतिक सत्ता जो है ये मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर दुर्खीम पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो उत्तर है समाजशास्त्री उपागम। अगला प्रश्न है, संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता और चमत्कारी नेतृत्व में कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो उत्तर है चमत्कारी नेतृत्व। अगला प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? तो उत्तर है निर्मित सामान के लिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये किसने कहा है? तो ये रैमजे म्योर का कथन है। और देखिए, किसके अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड के समान है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं? तो ये ग्लेडस्टन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये कथन किसका है? तो पुनर्जागरण कालीन प्रमुख चिंतक और निबंधकार फ्रांसिस बेकन का कथन है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, हैंस मार्गेनथाउ और अब्राहम लिंकन में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम में अब्राहम लिंकन का योगदान नहीं है, जबकि मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर ये सभी दोस्तों राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी उपागम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की संस्थाएं क्या हैं? तो उत्तर है परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि एंटोनियो ग्राम्सी ने राजनीति विज्ञान में प्राधान्य या हेजमनी की संकल्पना का विकास किया। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की संस्थाएं में परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये मार्गेनथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मानव की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एडम स्मिथ के द्वारा। दोस्तों, एडम स्मिथ जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये कथन किसका है? तो ये डनिंग का कथन है, जो कि उन्होंने मैकियावेली के संबंध में कहा था कि वो फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो उत्तर है समीर अमीन के द्वारा। दोस्तों, समीर अमीन ने डिपेंडेंसी थियरी जो है या निर्भरता सिद्धांत अल्प विकास को समझाने के लिए प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज और वुडरो विल्सन में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? तो उत्तर है वुडरो विल्सन दोस्तों आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, न कि यथार्थवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? बेंथम को। और देखिए, एक प्रश्न है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले
किसी ऐसे वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है? तो ये हेनरी मैन का कथन है। हेनरी मैन ने कहा है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी ऐसे वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो उत्तर है 4 स्रोत हैं। बेंथम के अनुसार सुख तथा दुख में अंतर क्या है? तो मात्रा का, केवल मात्रा का अंतर है। और किसने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बेंथम ने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और देखिए, एक कथन है कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। ये विचार किसका है? तो ये बेंथम का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गियरके, हाब्स, मेटलैंड और GDH कोल में कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो आप जान लीजिए कि हाब्स जो है ये संप्रभुता के, निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादक है, और गियरके, मेटलैंड और GDH कोल ये बहुलवाद से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के लेवियाथन में जो कॉमनवेल्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ क्या है? तो ये समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम है। और लाक ने सबसे पहले समाज और राज्य और सरकार में विभेद किया है। हाब्स ने समाज, राज्य और सरकार के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, लेवायथन का लेखक कौन है? तो हाब्स। हाब्स ने अपना सामाजिक समझौता संबंधी विचार लेवायथन में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्यूफेंडार्फ, हाब्स, लाक और रूसो में किस राजनीतिक चिंतन ने कहा है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें? तो ये हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न है, आर्गेंस्की, स्नाइडर, हैडसेन्यू तथा सेलिंग में कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो उत्तर है आर्गेंस्की। दोस्तों, आर्गेंस्की ये खेल सिद्धांत से जुड़े विचारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को किस रूप में देखा है? तो उत्तर है सार्वभौमिकता के साकार रूप में हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। अगला प्रश्न सुमेलियन करने से संबंधित हैं। जॉर्ज सोरेल ये संघ समाजवाद से संबंधित हैं। हीगल आदर्शवाद से, GDH कोल श्रेणी समाजवाद से और लास्की बहुलवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है आमंड ने। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, कार्यपालिका के द्वारा प्रदत्त विधायन या डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य तटस्थता किसकी विशेषता है? तो आप जान लीजिए, व्यवहारवादी विचारकों की विशेषता है मूल्य तटस्थता। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए बहुलवादी, यथार्थवादी, नौ यथार्थवादी तथा संरचनात्मक यथार्थवादी में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो उत्तर है बहुलवादी। बहुलवादी राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं और ये राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। इनमें से कौन आधारभूत मान्यता नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ये मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के विकास का सही क्रम क्या है? तो उत्तर है उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, कानूनी और राजनैतिक संगठन और विचारधारा। ये मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में सामाजिक संरचना के विकास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किस विचार की? तो प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म की एक विचारधारा है सामुदायिकतावाद।
अगला प्रश्न एक कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। ये कथन किसका है? तो ये जेफरसन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं? तो ये है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ये कहता है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं। अगला प्रश्न है बहुलवादी वकालत करते हैं किसके? तो उत्तर है समुदायों के स्वायत्तता की वकालत करते हैं बहुलवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बेनो वासरमैन का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण, ये तथ्य किसका है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में ये तथ्य वर्णित है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के शासन व्यवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, ये नारा किसका है? तो याद रखिएगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये नारा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड, भारत, रूस तथा अमेरिका में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र नियामकी आयोग का आविर्भाव कहाँ हुआ है? तो उत्तर है अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका में स्वतंत्र नियामकी आयोग को की जन्मस्थली माना जाता है और शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं स्वतंत्र नियामकी आयोग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों स्वतंत्र नियामकी आयोग का आविर्भाव हुआ और इसे शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो उत्तर है 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से। अगला प्रश्न है अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है किससे? तो ये राष्ट्रपति का निवास है व्हाइट हाउस। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों अमेरिकी संविधान में जो अधिकार थे या अधिकारों का घोषणा पत्र प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो उत्तर है आइजनहावर के द्वारा। आइजनहावर के द्वारा सबसे पहले सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग किया गया, उसके बाद व्यापक रूप से इसको प्रयोग में लाया जाने लगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी था। इस वीडियो में हमने भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचार और सिद्धांतों को कंटिन्यू किया और ये राजनीतिक विचारकों के विचार और सिद्धांत से संबंधित दूसरा वीडियो था और ये पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।